हेलो बीएलएड थर्ड ईयर। आज हम आपका सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट फिनिश ही हो जाएगा। तो इसका जो मेन पार्ट है वो है ग्रामर। और ग्रामर क्या होता है, जो कि व्याकरण भी कहलाता है हिंदी में। आप लोगों को पता है, आप लोगों को हिंदी ज़्यादा सूट करती है, इसलिए मैं हर चीज़ का हिंदी मीनिंग भी बताती चलती हूँ आप लोगों को। तो व्याकरण क्या अर्थ है, ये वह नियम है, वह नियम बताते हैं जो एक भाषा को किस तरीके से सजाया जाता है, बनाया जाता है, एक वाक्य को भाषा के नियमों द्वारा संचालित किया जाता है। तो वही सेम रूल्स, वही डेफिनेशन ग्रामर इंग्लिश में भी होगी कि सिस्टम ऑफ रूल्स परटेनिंग टू हाउ द सेंटेंसेस ऑफ लैंग्वेज आर कंस्ट्रक्टेड। अब इसमें आपको ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामरेंस और डिस्क्रिप्टिव ग्रामरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये है कि ग्रामर क्या होता है, तो ये रूल्स होते हैं जिनसे कि वाक्य बनाए जा रहे हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि चलिए टेंसेस से पर स्टार्ट करते हैं। टेंसेस यानी कि ठीक है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। तो टेंस, अब प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, टेंसेस यानी कि काल और वर्तमान काल। तो मैं यह पत्र लिखता हूँ जहाँ पे ता का प्रयोग हो। ठीक है, क्या है प्रेजेंट टेंस? इसकी पहचान मुख्यतः इससे होती है कि जहाँ पे है, ठीक है, ता करता हूँ, ठीक है, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, इनका प्रयोग हो, तो यानी कि वो प्रेजेंट टेंस है। अब जो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में मैं करूँगी, यह ऐसा काम करूँगी, ठीक है, या करूँगा, या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रहा हूँ, रही हूँ, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये इस पे भी यूज़ होता है और फ्यूचर टेंस में भी यूज़ होता है। ठीक, तो मैं ऐसा काम कल करने जा रहा हूँ, तो हेल्ड है फ्यूचर टेंस का। लेकिन आपको ऐसा ये नहीं समझ के रखना है कि रहा हूँ और रही हूँ केवल प्रेजेंट में यूज़ होना है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस मतलब इसकी पहचान किससे होती है? था, थी, थे, इनसे होती है। तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या इसका बन जाता है? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है। ये और लास्ट में देखिए, आई रोट दिस लेटर। एक ही सेंटेंस को हमने तीन तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया है। प्रेजेंट टेंस में आई राइट दिस लेटर, तब, या फिर द बॉय राइट्स द लेटर, या लड़का पत्र लिखता है, द बॉय राइट्स लेटर्स, या लड़का पत्रों को लिखता है। फ्यूचर टेंस, आई शैल राइट दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिखूंगा, या बॉय शैल राइट द लेटर, ऐसे भी हो सकता था। आई रोट दिस लेटर, मैंने पत्र लिखा था। ठीक है, तो इसमें आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ब आप लोगों को पता ही है। अब आते हैं पहले डायरेक्ट स्पीच पे। डायरेक्ट मतलब सीधा कहा गया वाक्य। डायरेक्ट का मतलब है सीधा कहा गया वाक्य। तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट में क्या करेंगे? जो हम बात किसी से कह रहे हैं, यानी कि सेकंड पर्सन से नहीं, सेकंड पर्सन से ही कह रहे हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ही काम होता है, इसमें थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं है। हम किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी बात कर रहे हैं आपसे कर रहे हैं, चाहे हम अपने बारे में कर रहे हैं या फिर आपके बारे में कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन आप, मतलब मैं खुद हूँ, और सेकंड पर्सन वो आप हो। ठीक है, तो आपसे बात कर रही हूँ, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में क्या होगा? जिसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन से, तो बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में? थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई इवेंट हो चुका है, हो रहा है, होने जा रहा है, लेकिन हम इवेंट के बारे में, कुछ और के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। अच्छा, अब जो है इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं इसे। और इसमें जो है इसे कई कैटेगरीज में बांटा गया है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और कमांड में। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है, जो कि आपका 9th-10th में होता है वही कोर्स है, और इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं है। अब आते हैं ईडियम्स पे। ईडियम्स यानी कि मुहावरे होते हैं। तो मुहावरे ये एक एक्सप्रेशन है
peculiar to a language। आपने देखा होगा हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में, मातृभाषा में भी कई मुहावरे बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो हम लोग समझ जाते हैं। अब कोई अगर पहाड़ से आया है या साउथ इंडिया से आया है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन मुहावरे का मतलब होता है छोटे से जो है वाक्य को, छोटे से वाक्य में बड़ी बात कह देना, ठीक है। यानी इतना सा हमने इतना सा वाक्य बोला और हमने बहुत बड़ी बात कह दी, तो वो होता है मुहावरे, यानी इडियम्स। तो अब आते हैं इडियोमेटिक ट्रांसलेशन, वन लैंग्वेज टू अनदर। लिटरल ट्रांसलेशन इज़ नॉट अवेलेबल, उसका एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ मुहावरे हम ये पढ़ते हैं। आफ्टर अ मैन सोल और हार्ट, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट हिंदी मैं नहीं बता पाऊँगी आपको क्योंकि उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, ऑल इन ऑल मतलब सारे के सारे, ऑल आल्मा मैटर, ठीक। एनिमल स्पिरिट्स यानी कि मतलब जैसे कहते हैं ना मूर्ख बुद्धि या फिर पशु बुद्धि, इस तरीके से। टू कीप अप अपीयरेंसेस, एप्पल ऑफ वन आई। ये है कुछ फेमस मुहावरे अंग्रेज़ी में, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड, टू टर्न वंस बैक अपॉन, ठीक है। ये जैसे कुल्हाड़ी है जिसे हम जो है चला मिक्सी में घुमा के पीस नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल टू का सा काम है। टू द बैकबोन यानी उसकी जो है बैकबोन का तो अर्थ रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन किसी की जड़ों तक समाना, ठीक है। बैड डेट्स, मैं आपको यह इसका मतलब बता देती हूँ। बैड डेट का मतलब ये होता है बहुत ही बुरी तरीके से लोन्स में या फिर उधार में घिर जाना। बैग एंड बैगेजेस, पूरे बोरिया बिस्तर, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं आपके मुहावरे। अब आते हैं और आपको आगे बताते हैं हम। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो हर जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, उसके 4 जो है फॉर्म होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, देखिए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये सारे सैम्पल हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इनके आगे इनके नाम लिख लीजिए और इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने क्लास में भी कराए थे, जिन्होंने रेगुलरली अटेंड की है उन बच्चों के पास नोट्स होंगे। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में कोई बच्चा हो 6th 7th 8th की बुक में सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं, उसे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। ये जो पेपर है इंग्लिश का, ये ऐसा कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, 6th 7th 8th लेवल की ही इंग्लिश है। तो इसी को आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है और 2-3 जो टॉपिक हैं जो मैंने डिटेल में करा दिए हैं, बाकी कुछ भी इस पेपर में डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के, थोड़ा सा अटेंशन पे करके। भैया आपने 7th 8th, आपको कई बच्चों का ये कहना है कि उन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, बट दिस इज़ नॉट द वे। आप टीचर बनने जा रहे हो, आपसे क्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखो, एक लेटर लिखो, एक फॉर्मल लेटर लिखो। तो आपको ये करना पड़ेगा। आप कंप्यूटर से भी हैं, मोबाइल पे वर्क करते हैं, आपने सोचा है कभी अगर क्या इंटरनेट हिंदी में हो सकता है? नहीं ना। आप फेसबुक पे वर्क करते हैं, आप सब समझ लेते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप सब समझ सकते हैं। तो आप इंग्लिश में ये चीज़ें भी, रूल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको कभी भी क्लास कोई भी दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आप अगर साइंस के शिक्षक हैं तो आपको कभी अंग्रेज़ी का एक भी लेटर लिखवाना नहीं पड़ेगा किसी क्लास को, या अंग्रेज़ी का कोई भी क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। स्कूल में जाकर पता चलता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है। बड़ी क्लासेस को नहीं तो छोटी क्लासेस को, छोटी क्लासेस में भी यही सिलेबस है, अब बहुत पुराना कुछ नहीं रह गया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के ये 4 फॉर्म है। अब आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट को हम हटा दें तो फ्यूचर के भी यही 4 है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम यही पास्ट के भी हैं, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो प्रेजेंट के हैं वही पास्ट के हैं, बस इनके थोड़े से सेंटेंसेस अलग हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या फ़र्क होता है। ये देखिए पास्ट टेंस के भी क्या है, सिंपल पास्ट, इसमें बस वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। मैंने आपको क्लास में ये करा भी रखा है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वैसे का वैसे ही रखता है, वर्ब की 3rd फॉर्म, 2nd और 3rd फॉर्म लगती है, और जो है ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब की 3rd फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
ये हो जाता है, ठीक है। और सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस एज सच नहीं है। फ्यूचर टेंस में भी देखिए मैंने बताया था, बस फ्यूचर टेंस में क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये देखिए राइट लिखा है, हैव रिटन लिखा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई, शैल और विल लग जाता है। इज़ और वॉज नहीं, वॉज किस में लगता है, पास्ट टेंस में, इज़ लगता है प्रेजेंट टेंस में, और शैल और विल यानी सब्जेक्ट में शैल और विल लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है। अब आ जाते हैं फ्रेजेस पे। फ्रेजेस का अर्थ होता है वाक्यांश, यानी छोटा सा एक वाक्य का टुकड़ा, ठीक है। तो उसी को हम फ्रेज कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, पूरा फुल फ्लैश जो वाक्य होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स जिससे कोई सेंस बने, ऐसा सेंटेंस ऐसा नहीं होता है कि कोई सेंस ही ना बने कि उस देखिए हम ऐसा सेंटेंस भी करेंगे, शी इज़ हियर, तो शी इज़ हेयर मतलब वो यहाँ है, आ गई है कि बैठी है कि खड़ी है या कहाँ से आई है, तो इससे कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो लॉजिक बनाने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हीं को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कोई चीज़ को डिक्लेयर करे, तो जैसे कि हमने कोई भी स्टेटमेंट आप दे दीजिए, द डॉग वॉज बार्किंग ऑन द रोड, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मैंने किसी को बताया है। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव माने कैसा, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसमें कि कोई सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉज द डॉग बार्किंग ऑन द रोड, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। इसमें जो ये है वॉज, इज, वेयर, देयर नहीं, हु, व्हेन, इससे सेंटेंस अक्सर स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है और एंड किस पे होता है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा। अब आज्ञा देना या आज्ञा लेना दोनों में इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। इनमें क्या यूज़ होता है, इनमें होता है प्लीज़, ऑर्डर वाले सेंटेंस जितने, आई ऑर्डर यू, आई कमांड यू, जस्ट गो आउट ऑफ द डोर, शट द डोर, कम इनसाइड, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ सिट विद मी। तो ये जितने भी प्लीज़ वाले हैं और ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं, ये कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ठीक है। ओह, जैसे कि हमने लिख दिया ओह, ओह, अलास, ये क्या है दिखा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगता है और स्टार्टिंग में ओह, अलास, रियली, वाओ, वंडरफुल, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। अब आते हैं सिनोनिम्स पे। सिनोनियम माने पर्यायवाची। सिनोनियम माने क्या होता है, पर्यायवाची। आपको हिंदी बतानी पड़ती है मुझे, तभी आपको समझ में आता है, राइट। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग, इसे याद रखना, एस है तो एस मतलब सिमिलर मीनिंग यानी पर्यायवाची। तो आइए कुछ पर्यायवाची करते हैं प्रैक्टिस। कोल्ड, चिली, एक ही बात है, ठंडा है और एकदम चिली है। लार्ज, बड़ा, विस्तृत, वैसे तो हिंदी में कहेंगे विस्तृत, बिग, बड़ा। एंटोनियम क्या होते हैं, एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, अपोजिट, विपरीतार्थक हिंदी में जिसे कहेंगे विपरीत शब्द। तो एंटोनियम, हॉट का कोल्ड, बिग का स्मॉल, ठीक है। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं दे आर कॉल्ड एंटोनियम्स। आपको सब पता है, ये 11-12 में कराए गए थे। एंटोनियम्स देखिए कुछ करते हैं, लेफ्ट राइट, इन आउट, फास्ट स्लो, विस्पर शाउट, यंग ओल्ड, हॉट कोल्ड, यस नो, स्टॉप गो, वेट ड्राई, टॉल शॉर्ट, दीज आर द सम एंटोनियम्स। अब आते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि
वर्ड्स ऑफ फ्रेज दैट possess सेपरेट मीनिंग ऑफ इट्स लिटरल डेफिनेशन। तो एक जो हमने सेंटेंस और वाक्य दिया है उसके अलावा उसका कुछ और मीनिंग निकल के आ रहा है, इस तरीके से उस वाक्य को सजाया गया है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं, आपने पढ़े होंगे। ये सब वही है, देखिए ग्रामर व्याकरण हिंदी और इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े से नाम चेंज है। ठीक है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार। इसको याद कर लेना, वर्ड्स और फ्रेज दैट पजेस सेपरेट मीनिंग। आप पजेस नहीं याद कर पाओ तो हैज़ कर लेना, हैज़ अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल डेफिनेशन। ओके, अब नाउ मूव ऑन टू फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो इसे कहते हैं सिमाइल। सिमाइल का मतलब है ऐसा, जैसे आपने अलंकार पढ़े, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार, इस तरीके से। तो सिमाइल का मतलब है टू असेंशियली अनलाइक थिंग्स। ठीक है, लाइक और एज, तो इन दोनों का एक ही जैसा मीनिंग है ना, एक जैसा आ रहा है। जैसे शी इज़ लाइक अ फ्लावर, किसी से किसी की उपमा देना। सिमाइल का मतलब है उपमा देना, उपमा अलंकार है, इसे याद कर लेना। फिर आते हैं कंपैरिजन, मेटाफर, यानी किसी से एकदम कंपेयर करना। ठीक है, दैट इज़ अ मेटाफर। देन ऑक्सीमोरन, मतलब कि एकदम ही विरोधाभासी। जक्स्टापोजिशन ऑफ टू कंट्रास्टिंग वर्ड्स, मतलब एकदम कंट्रास्ट, जैसे वाइट का कंट्रास्ट है ब्लैक, इसी से प्रिटी अगली। ठीक है, सीम्स अ लिविंग डेड पर्सन, यहाँ पे देखिए दो विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या है ये, देखिए ये और ये एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। इसी तरीके से लिविंग, लिविंग मतलब जीवित, और डेड, तो जहाँ दो विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, ऑक्सीमोरन, राइट। ओके, अब आ जाते हैं लेटर्स पे। तो लेटर, मैं आपको ये तो एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, मैं आपको और लेटर बताती हूँ। लेटर का मैं आपको फॉर्मेट दे रही हूँ, जस्ट डू द लेटर फॉर्मेट एंड देन राइट अ प्रॉपर लेटर, और मुझे आप लिख के दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, ये लीव एप्लीकेशन लेटर है, ये बच्चों को आपको लिखाना है। इसका फॉर्मेट इस प्रकार है, टू द प्रिंसिपल, उसमें 2 लाइन छोड़िए, फिर सैल्यूटेशन, इसे क्या कहते हैं, ठीक, सैल्यूटेशन कहते हैं, डियर सर मैम। तो यहाँ पे डियर की जगह आप रिस्पेक्टेड ले सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट के बाद ये लाइन जो है थैंक्स की है, थैंक्स गिविंग है, और लास्ट में आपका नाम। तो ये था आपका एक सिंपल प्लेन जो था लेटर। वैसे आपका जो ये है फॉर्मेट, ठीक है, इस फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मेट एक्चुअली अब चल रहा है। ये फॉर्मल लेटर्स, लेटर्स देखिए 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। कितने तरीके के होते हैं, अच्छा मैं आपको इस स्लाइड में ही दिखा देती हूँ। ये देखिए टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स पत्र जो है 2 तरीके के होते हैं। ये आपने देखा है, पहला जो है फॉर्मल यानी औपचारिक, और दूसरा ये अनौपचारिक। ठीक है, तो ये है औपचारिक और ये है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो औपचारिक में क्या है, जो कि एडिटर को लिखा जाता है, प्रिंसिपल मैम को लिखा जाता है, सर को, कंप्लेंट किसी करने में, या फिर जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखते हैं, कोई भी ऑर्डर आपको प्लेस करना है, कोई बिजनेस लेटर है, वो जितने भी बिजनेस लेटर हैं वो भी आपके फॉर्मल में ही आते हैं। या आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो भी आप ये इस लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल मतलब, इन का मतलब होता है इन, यानी घर के अंदर के सदस्यों के लिए, यानी आप इन, जो आप जिनको अपना समझते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इनके लिए लिखे जाते हैं। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। फॉर्मल लेटर्स जितने लोगों को लिखे जाते हैं, इसका ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सेंटर का एड्रेस, डेट, अच्छा यहाँ पे आपने 2 लाइन छोड़नी है सेंटर के एड्रेस के बाद, फिर नहीं सॉरी, सेंटर के एड्रेस के बाद, डेट के बाद 2 लाइन छोड़नी है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़नी है, फिर सैल्यूटेशन लिखना है, और 2 लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, ये जो नया फॉर्मेट है, ये जो मैं आपको ये लिखा रही हूँ, ठीक है, ये नया फॉर्मेट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। पहले में क्या था, सर और मैडम जो सैल्यूटेशन था वो सब्जेक्ट के नीचे था। ये बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, और आपका सिग्नेचर। ये आपका सैम्पल लेटर है, इनकी साइकिल खो गई है इसलिए यह लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट थेफ्ट ऑफ अ साइकिल, ठीक है,
इस लेटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से करिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।